हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं एपिसोड 22 के साथ। आकृति की विदाई की रस्में स्टार्ट हो चुकी थी। अनाया अपनी गाड़ी के पास खड़ी थी, उसके पापा भी वहीं पर थे और आकृति के पापा भी। आकृति की मम्मी आकृति को गले लगाए रो रही थी, आकृति भी रो रही थी। तभी जो है कोई आता है और उसके पापा से कुछ कहता है, तो आकृति के पापा घर की तरफ चले जाते हैं। जब दोनों माँ बेटी को रोते हुए देखते हैं तो उनका मन भी भावुक हो जाता है। उनकी प्यारी बेटी अब किसी और की घर की बहू बन चुकी थी और अपना घर छोड़कर जा रही थी। वो जाते हैं, अपनी बेटी के कंधे पे हाथ रखते हैं। आकृति जब अपने पापा को देखती है तो उनके गले लग जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। आकृति के पापा उसको संभालते हुए कहते हैं, बेटा रो नहीं, रोते हुए बेटियाँ अच्छी नहीं लगती। रूही भी वहीं पे खड़ी थी, शिव्या खुशबू वहीं पे खड़े थे, वो भी रो रहे थे। रूही भी आती है, अपनी बहन को गले लगाते हुए कहती है, दीदू मत रो ना प्लीज़, अच्छा नहीं लग रहा है आप रो रहे हो तो। आकृति की मम्मी भी अपनी बेटी को शांत करा रही थी। आकृति बहुत रोई जा रही थी, आकृति की मम्मी भी, कुछ फैमिली रिलेटिव भी बहुत से लोग। खुशबू और शिव्या आते हैं और आकर आकृति को गले लगा लेते हैं। आकृति उन दोनों के गले भी लगी रहती है। कुछ समय बाद आकृति को घर के बाहर चौखट के पास लाकर खड़ा कर दिया जाता है और वहाँ से एक जो रिलेटिव होते हैं वो एक थाल लेकर आते हैं जिसमें काफ़ी सारे चावल थे। ये चावल फेंकने की रस्म होने वाली थी। हर लड़की की विदाई के टाइम पर वो चौखट लांघने से पहले उस रस्म को की जाती है और जैसे ही वो रस्म ख़त्म होती है और एक बार जब पैर बाहर निकल जाते हैं उसके बाद उस दिन वो पैर पीछे की तरफ पलटते नहीं हैं। ये एक रस्म होती है जहाँ बेटी उस चावल को पीछे की तरफ फेंकती है और उनकी माँ अपनी आँचल फैलाए उस चावल को रोकती है। इसका माना जाता है कि विदाई के टाइम में बेटी जब घर से जाती है, अपनी खुशी, अपना आशीर्वाद, अपना सब कुछ अपने माँ बाप को सौंप देती है और सौंपने के बाद वो अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ जाती है। धन संपत्ति जो भी उसके भाग्य में होता है उसके मायके से, वो सब कुछ अपने मायके वालों को उस चावल फेंकने के रस्म के जरिए वो सब कुछ छोड़ कर जाती है। आकृति भी यही करती है। 5 बार इस रस्म को की जाती है। आकृति की मम्मी पीछे खड़ी थी, अपने आंचल में उस चावल को समेटने की कोशिश कर रही थी। जब ये रस्म हो जाती है, आकृति पीछे पलटने वाली होती कि तभी जो है एक औरत वहाँ पे आती हैं और उसको पलटने से रोक देती हैं। कहती हैं, बेटा आगे बढ़ने के बाद कदम पीछे नहीं लिए जाते, अच्छे नहीं माने जाते। आकृति को कुछ लोग पकड़ते हैं और उसको गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगते हैं। आकृति बार बार पीछे पलटने की कोशिश करती है। उसके माँ बाप वहीं पे चौखट के पास ही खड़े थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़े, अपनी बेटी को जाते हुए देखें। बहुत रो रही थी उसकी मम्मी, बहुत ही ज़्यादा। रूही अपनी मम्मी पापा को गले लगाती है और कहती है, मम्मी पापा आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं बहुत जल्द आ जाऊँगी, बस कुछ दिन दीदू के साथ रहूँगी, उसके बाद मैं आ जाऊँगी। उसके पापा उसको गले लगाते हुए कहते हैं, बेटा अपना ध्यान रखना और अपनी दी का भी। जी पापा। ये बोलकर रूही एक बैग था जिसमें उसके कपड़े और कुछ सामान थे, वो लेकर घर से निकल जाती है। आकृति को वो लोग गाड़ी में बैठाते हैं। आकृति बार बार अपने दरवाजे की तरफ देख रही थी, घर की तरफ, उसके माता पिता आ जाए, लेकिन वो नहीं आते। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते थे। वो जानते थे जैसे ही वो अपनी बेटी के पास जाएंगे वो एक बार फिर से रोना स्टार्ट कर देगी। क्या करें, विदाई की रस्म भी एक ऐसी रस्म होती है। नए रिश्ते जोड़ने के लिए पुराने रिश्तों को छोड़ना पड़ता है। ऊपर वाले ने क्या खूब बनाया है लड़कियों को।
सब कुछ छोड़कर, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसी घर परिवार को छोड़कर जाना पड़ता है। सिचुएशन तब ऐसी हो जाती है कि हम लड़के अगर चाहें खुद की मर्जी से वापस लौट कर भी नहीं आ सकते। उसके लिए भी अपने पार्टनर, अपने ससुराल वालों की इजाज़त लेनी पड़ती है। सोचो, अपने माँ बाप से मिलने के लिए। क्या कर सकते हैं, यही दुनियादारी है। आकृति जब कार में बैठ जाती है, रूही आती है। रूही को अनाया अपनी ही गाड़ी में बैठाती है और कहती है, बच्चा जाओ अपनी दी के साथ बैठो। ऐसे ही होता है। रूही जाती है, आकृति के बगल में बैठ जाती है। प्रिया आती है, रिया आती है। रिया जो है कार ड्राइव कर रही थी और प्रिया उसके बगल में बैठी हुई थी पैसेंजर सीट पर। उसकी दादा दादी के कार जो है ऑलरेडी पहले ही निकल चुके थे। उसके पापा भी एक कार में बैठ चुके थे। आकृति के पापा को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि हम उनकी बेटी का ध्यान रखेंगे, वो हमारे साथ हमारे घर की बहू नहीं बल्कि बेटी लेकर जा रहे हैं। पहले से ही हमारी एक है, एक और 2 बेटियां हो गई। एक तो हमारी बेटी होने के बावजूद किसी बेटी से कम नहीं है, हम लोग उसे बेटा ही समझते हैं। यानी कि अनाया की बातें कर रहे थे। कुछ ही समय बाद वो कार निकल जाते हैं। हाँ, रिलेटिव के कुछ लड़के थे, जैसे कि भाई लगते, वो अनाया की कार को धक्का देते हैं। हर भाई देता है विदाई के टाइम में। अनाया जो है दूसरी साइड से आकर आकृति के बगल में बैठ चुकी थी और ये कार जो है इनकी निकल चुकी थी। अनाया की मम्मी और उनके साथ कुछ रिलेटिव थे जो पुणे के रहने वाले थे, या यूँ कहूँ कि वो रिलेटिव सिर्फ दुनिया के लिए थे। हालांकि उनके बारे में ज़्यादा कोई जानता नहीं था। ये तो बाद में ये राज खुलेगी। वो पहले ही एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे और बाकी के लोग भी एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। अनाया उन रास्तों से, उन गलियों से गुजर रही थी जहाँ से घाट की रास्ता थे, ये कहीं गलियाँ थे, काशी विश्वनाथ मंदिर। वो क्या करती है, प्रिया को कहती है, रिया हाँ ज़रा गाड़ी रोकना। क्या हुआ, रोको ना। अनाया प्रिया से कहती है, प्रिया मेरा मोबाइल। प्रिया उसका मोबाइल देती है। वो अपना मोबाइल लेती है, अपने पापा को कॉल करती है और कहती है, पापा कितना टाइम है हमारे पास। तो उसके पापा बताते हैं कि बेटा लगभग 2 घंटे हैं, 2 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है। ओके पापा। पापा मैं थोड़ी देर के लिए घाट पे जा रही हूँ, ठीक है, मैं वहाँ से आ जाऊँगी थोड़ी देर में। उसके पापा कहते हैं, ठीक है बेटा, टाइम से आ जाना। ठीक है पापा। वो रिया को बोलती है, रिया एक काम करो, पहले मंदिर चलो। रिया भी ऐसे ही करती है। कुछ समय बाद वो लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद मंदिर से ही डायरेक्ट घाट तक आने का शॉर्टकट रास्ता था, तो वो लोग वहाँ से निकलते हुए काशी घाट पर पहुँच जाते हैं। काशी ये वही जगह थी जहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिले थे। घाट के पास आते ही आकृति की भी ध्यान उस घाट पर जाती है और उसको भी बीते हुए पल, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है जब वो पहली बार अनाया से यहाँ मिली थी। अनाया आकृति का हाथ पकड़कर सेम उसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर उसने आकृति को बचाया था। वहाँ जाती है, जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, याद है हमारी पहली मुलाकात। आकृति कुछ नहीं कहती, बस अनाया की तरफ देख रही थी और अनाया आकृति को देख रही थी। अनाया आगे कहती है, आकृति मैंने तुमसे बोला था कि मैं जब फर्स्ट टाइम बनारस में आई थी, मैं किसी से मिली थी जिसने एक ही पल में मेरे दिल में जगह बना लिया था और उसको ढूंढने के लिए ही मैं बनारस आई थी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, और मैं उससे तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ। सच कहूँ आकृति, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। उसको पाने के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, जो मुझसे हो सके वो मैं सब करना चाहती थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि उसकी शादी तय हो गई है, तो मैं सच कहूँ
कहीं न कहीं अंदर से थोड़ी-सी बिखर गई थी। ये सोचकर जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, किसी और की मोहब्बत को अपनाएगी, किसी और के घर में, किसी और के घर की बहू बन के जाएगी। आकृति बस ये सारी बातें सुने जा रही थी। उसकी आँखें बड़ी थीं। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि शादी के बाद अनया ये सब क्या बोल रही है और क्यों बोल रही है। अनया आगे कहती है, जब मुझे पता चला कि उसकी शादी टूट चुकी है, तुम्हें नहीं पता, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बहुत। मैं उससे अपनी दिल की बात कहना चाहती थी। कहीं न कहीं मेरे मन में डर भी था, कहीं वो मेरी मोहब्बत को रिजेक्ट ना कर दे, कहीं वो अपनाने से मना ना कर दे। और यही कारण था कि मैं थोड़ी-सी लेट हो गई और अपनी दिल की बात कह नहीं पाई। और आज वो पल आ गया है, जिसे मैं तुमसे मिलवाना चाहती हूँ और अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ। आकृति जब ये सुनती है, तो उसको एक धक्का-सा लगता है और वो इसकी एक कदम पीछे हो जाती है। अनाया इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती है। जैसे होता नहीं, वो गंगा जी की तरफ देखते हुए बस बोले जा रही थी। लेकिन रिया, प्रिया और रूही वो लोग भी पीछे खड़े थे। हालाँकि उनकी बातें नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो आकृति के पीछे लेते हुए कदम वो देख लेते हैं। अनाया बोली जा रही थी, आकृति मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और आज मैं उसे अपने दिल की बात बताने जा रही हूँ। तभी जो है पीछे से प्रिया की आवाज़ आती है, भाभी। रिया चिल्लाती है, अनाया देखो उसे। अनाया अपनी ध्यान आकृति की तरफ करती है। आकृति वो घाट के जस्ट किनारे चली गई थी। अगर उसका एक कदम और वो गिर जाती घाट के अंदर, यानी कि गंगा जी के अंदर। अनया जब ये देखती है, उसके हाथों को पकड़ लेती है और अपने करीब खींच लेती है और कहती है, क्या हुआ? आकृति की आंखों में आंसू थे। उसको ऐसा लग रहा था कि अनया जिससे मोहब्बत करती है उसको यहाँ पे बुला रखा है और उससे वो अपने दिल की बात कहने वाली है। हालांकि आकृति के दिमाग में ये सारी बातें आना कोई बड़ी बात नहीं थी। जिस सिचुएशन में इनकी शादी हुई थी उसमें इस तरह का थॉट आना कोई बड़ी बात नहीं थी। अनया क्या हुआ? आकृति आकृति कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखें भरी हुई थी। अनया कहती है, बोलो। आकृति कहती है, कौन है वो? तुम मुझसे मिलना चाहती हो? आकृति हाँ में सिर हिलाती है। अनया उसको थोड़ा और अपने करीब करती है और खुद 2 कदम पीछे ले लेती है और लेने के बाद खुद घुटनों के बल बैठ जाती है और बैठते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जैसे मानो कि आकृति का हाथ मांग रही हो, और कहती है, आकृति जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, जिसने मेरी पहली नज़र में मेरे दिल में अपनी जगह बना ली, जिसने मेरा दिन का चैन, रात का सुकून, सब कुछ अपने काबू में कर लिया, वो कोई और नहीं, वो तुम हो आकृति। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुमसे इश्क करती हूँ और मैं इसे पूरी ज़िंदगी निभाना चाहती हूँ। आकृति जब ये सुनती है ना, तो उसको और भी ज़्यादा शौक लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आंखों में वो चमक साफ नजर आ रही थी। अनया आगे कहती है, आकृति मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए अरेंज मैरिज है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुझे पता है कि आगे चल के तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहना हमेशा। आकृति बस सब सुने जा रही थी। अनया कहती है, क्या हुआ आकृति? क्या तुम
वो आगे कुछ बोलती उससे पहले आकृति उसके हाथों पर अपना हाथ रखती है और उसको खड़ी करती है और कहती है, क्या आप सच बोल रहे हो? अनया हाँ में सिर हिलाती है। आकृति बिना सोचे और बिना ये ध्यान दिए कि वहाँ पे कितने लोग हैं और कौन कौन खड़े हैं, वो तुरंत अनाया के सीने से लग जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कहती है, वो मैं नहीं थी, वो मैं नहीं थी जिसने आपके दिल में जगह बनाया था। वो सिर्फ मैं नहीं थी, वो आप भी थे जिसने मेरा दिल चुराया था। वो पहली नज़र, वो आपकी वो ब्लू आइज़, मेरी खुद की, मेरी रातों की नींद, इन आँखों ने मुझे पूरी रात इतनी बेचैन करती थी। मैं चाहकर भी इन आँखों को भूल नहीं पाई। सच कहती हूँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। मुझे नहीं पता कब, कैसे, कहाँ हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जब से इन आँखों को देखी थी, मेरा दिल, मेरा सुकून, सब कुछ इन आँखों ने चुरा लिया था। अनाया ये जब सुनती है तो उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो कस कर आकृति को अपनी बाहों में भरते हुए कहती है, क्या सच में? आकृति कहती है। अनाया अनाया के होठों पर बहुत बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा। वो प्रिया और रिया की तरफ देखती है, उसकी खुशी को देखते हुए प्रिया और रिया दोनों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। रूही भी वहीं पे खड़ी थी, उनका सिचुएशन सभी समझ रहे थे। दिल का मामला है यार, एक अलग ही खुशी चेहरा पर आ जाती है। चेहरा देखते ही समझ जाता है आदमी कितना वो खुश है अंदर से। अनाया आकृति एक दूसरे को गले लगाए हुए कुछ देर हो जाते हैं। पीछे से रूही आती है और उनको दोनों को हक कर लेती है। हालांकि छोटी थी लेकिन फिर भी कोशिश करती है और दोनों को हक कर लेती है। अनाया जब ये देखती है तो अपने हाथ को, एक हाथ बाहर निकालती है और उसको भी हक करते हुए कहती है, क्या हुआ बच्चा? कुछ नहीं जीजू, अब आप लोगों को देखे ना गले लगे हुए तो मेरा भी मन कर दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वो प्रिया की तरफ देखती है। प्रिया भी वहाँ पे खड़ी थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे। अपनी दोस्त, बहन जैसी दोस्त को उसकी खुशियाँ मिलते हुए देखना कितनी सुकून की बात होती है यार। एक अलग ही सुकून मिलता है अपने चाहने वालों को इतना खुश देखकर। अनया उसको भी बुलाती है, वो आती है, आकर अनया उसको भी गले लगाती है। सब बहुत खुश थे। रिया वहीं पे खड़ी थी, उसके भी चेहरे पर स्माइल थी। अनया और वो लोग जो है थोड़ा साइड होते हैं और अनया जो है अपने पैकेट से वही वाला रिंग, याद है हल्दी के दिन अनया ने आकृति के लिए रिंग खरीदा था और उसके घर गई थी। हालांकि उसका दिल उस वक्त थोड़ा सा टूट गया था। हालांकि क्या कह सकते हैं, वो टूटा नहीं था लेकिन फिर भी दर्द तो था, जिस कारण वो रिंग उसे पहना नहीं पाई थी। लेकिन आज मौका भी था, दस्तूर भी था, मोहब्बत मुकम्मल होने की खुशी भी थी। वो अपना रिंग बाहर निकालती है और एक बार फिर से अपने एक घुटने को सपोर्ट करके नीचे बैठ जाती है और बैठते हुए वो रिंग आकृति की तरफ बढ़ाती है और कहती है, मैं आई? आकृति हाँ में सिर हिलाती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। वो बड़े ही प्यार से अनया आकृति को वो रिंग पहना देती है। रिंग पहनाने के बाद उसके हाथों पर किस कर लेती है। आकृति अपने हाथों को धीरे धीरे खींच लेती है। उसको शर्म भी आ रही थी, वहाँ पे कुछ लोग थे और सबसे बड़ी बात प्रिया और रिया खड़े थे, तो थोड़ी सी अजीब लग रही थी आकृति को। लेकिन वो बहुत खुश थी, बहुत ही ज़्यादा। जब उसे पता चला कि अनाया जिसको प्यार करती है वो कोई और नहीं, वो खुद है, तो एक अलग ही खुशी थी। तभी जो है अनाया का फ़ोन रिंग करता है और उधर से उसके मम्मी थी, बोलती है, बेटा कहाँ हो आप लोग? मम्मी हम आ रहे हैं। हाँ जल्दी करो, टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में। जी मम्मी हम बस आ रहे हैं।
ये बोलकर अनाया जो है फ़ोन कट कर देती है। अनाया आकृति का हाथ पकड़ती है और घाट के जस्ट किनारे लेकर जाती है और जहाँ से सूर्यदेव निकले हुए थे उधर देखती है और फिर आकृति को देखती है। आकृति और अनाया एक दूसरे को देखते हैं और फिर नीचे झुककर अपने हाथ में गंगा जल लेते हैं और सूर्यदेव को अर्पित करते हैं और हाथ जोड़कर नमन करते हुए अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए दुआ मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वो लोग गाड़ी के पास आते हैं, सभी जो है गाड़ी में बैठते हैं। अब अनाया और आकृति दोनों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नज़र आ रही थी। अनाया का मोहब्बत जो है फाइनली मुकम्मल हो चुका था। जिसे वो मोहब्बत करती थी वो भी उससे मोहब्बत करती थी, ये जानकर तो और भी ज़्यादा वो खुशी उसके चेहरे पे नज़र आ रही थी। फ्रंट मिरर से जो है प्रिया अनाया के चेहरे को देख रही थी। उसकी खुशी भरा चेहरा देखकर प्रिया को भी बहुत अच्छा लगता है। रिया प्रिया को देखती है। रिया के चेहरे पर भी स्माइल थी। यार मोहब्बत करने वाले जब एक दूसरे को पा लेते हैं ना, तो उनके आसपास जितने भी लोग होते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। करीबन आधे घंटे बाद वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। अनाया गाड़ी से नीचे उतरती है, दूसरे साइड जाती है, वहाँ से रूही बाहर आती है और उसके बाद जो है आकृति बाहर आती है। आकृति का हाथ थामती है अनाया, अब बड़े ही प्यार से उसको लेकर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ जाती है। प्रिया भी उन्हीं के साथ थी और रिया डिक्की से आकृति का बैग और रूही का बैग जो था निकालती है, कार को लॉक करती है और वहाँ पे एक ड्राइवर आया था जो कि यहाँ से कार को लेकर जाने वाला था। उसके हाथ में चाबी देती है और कहती है सेफ्टी के साथ इसको लेकर जाना, याद है ना, ये हमारे मालिक की फेवरेट कार है। वो ड्राइवर हाँ में से हिलाता है। ये वही ड्राइवर था जो पुणे से अनाया की कार को बनारस लेकर आया था। अब यही उसको लेकर जाने वाला था। सभी जो है एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं। एयरपोर्ट में जाने के बाद वेटिंग रूम में जाते हैं जहाँ पर उनके पूरी फैमिली बैठी हुई थी। मम्मी पापा दादा दादी और भी कुछ रिलेटिव थे जो पुणे के ही रहने वाले थे, जो आए थे अब शादी में। अनाया आकृति का हाथ पकड़े हुए वेटिंग रूम में ले जाती है जहाँ पे उसकी मम्मी बैठी थी। वो ले जाती है और ले जाकर मम्मी के जस्ट बगल में जो है वो खड़ी कर देती है। अनाया आकृति से कहती है आकृति मेरी मम्मी। आकृति झुक कर उनके पैर छू लेती है। अनाया की मम्मी जो है खड़ी होती हैं और आकृति को अपने सीने से लगाते हुए कहती हैं बेटा बेटियाँ पैर नहीं छूती, तुम हमारे घर की बहू नहीं, हम बेटी बनाकर ले जा रहे हैं। जैसे हमारे लिए हमारा बेटा है वैसे ही तुम हो। आकृति थोड़ा चौंक जाती है। बेटा? वो अनाया की तरफ दिखती है तो कभी आकृति की अनाया की मम्मी को दिखती है। अनाया की मम्मी समझ जाती है तो अनाया की मम्मी उससे कहती है तुम अपना पूरा नाम जानती हो? आकृति हाँ में सिर हिलाती है। अनाया की मम्मी कहती है नहीं, तुम अपना पूरा नाम नहीं जानती। आज से और अभी से तुम्हारा पूरा नाम आकृति अनयन ठाकुर, यानी कि मिसेस आकृति अनयन ठाकुर। अनयन तुम्हारा पति अनयन। जैसे मानो आकृति को शौक के ऊपर शौक लग रहा था। पति? अनाया का नाम तो अनया है, एक लड़की है, तो ये अनयन कौन है? अनाया की माँ के चेहरे पर स्माइल थी। आकृति अनाया की तरफ देखती है तो अनाया के चेहरे पर भी स्माइल थी। जो रिलेटिव वहाँ थे तो वो थोड़ा दूरी पे थे, वो इनकी बातें नहीं सुन पाते। अनाया की माँ आकृति का हाथ पकड़ के थोड़ा सा साइड में लेकर जाती है। अनाया भी जाती है और उसको ले जाकर साइड में अनाया की माँ आकृति से कहती है बेटा आज से और अभी से तुम भूल जाओ कि अनाया एक लड़की है, तुम्हारा पति है अनयन ठाकुर, ठाकुर खानदान का इकलौता वारिस आकृति अनयन ठाकुर हो तुम। आकृति बहुत कंफ्यूज थी। वो पूछती है पर आंटी सच तो
सच है ना, ये छिपाने से छिपती थोड़ी है। तो अनाया की माँ कहती हैं, बेटा कुछ सच अगर किसी की ज़िंदगी को बचाने के लिए छुपाई जाती है ना, तो वो सच भी छिपी रहती है और उसे गलत नहीं माना जाता है। हमारा बच्चा जो है सबकी नज़र में तो है। हाँ, वो बात अलग है कि कोई ये नहीं जानता कि वो एक लड़की है। दूसरी बात, पुणे में सभी अनया को लड़की नहीं, अनयन ठाकुर के नाम से जानते हैं। तीसरी बात, कुछ बातें हैं हमारे खानदान में और अनया के जन्म के ही कुंडली के हिसाब से इसे जब तक ये 25 साल की नहीं हो जाती तब तक इसकी सच्चाई और इसे दुनिया से छिपा के रखनी है। दुनिया के सामने इसकी सच्चाई जो है नहीं आनी चाहिए, इसकी जान को खतरा हो सकती है। जब ये सुनती है आकृति तो वो चौंक जाती है और वो अनया की तरफ देखने लगती है। अनया जो है अपना कंधा जो होता है ना, दोनों कंधे उचका देती है, जैसे कह रही हो ये सब मेरे पल्ले नहीं पड़ता, तुम देख लो अपना। अनया की माँ कहती है, बेटा कुछ समय की बात है, आई नो तुम्हारे लिए थोड़ा सा अलग है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम क्या वैसे भी यही तो तुम्हारे साथ रहेंगे ना, लड़का बन के रहे या लड़की बन के, बात तो एक ही है। आकृति कहती है, ठीक है जैसा आप लोग का। उसको भी ज़्यादा वो चीज़ नहीं लगता, उसको तो बस यही लगता है ना, कोई बात नहीं, उसका लाइफ पार्टनर जिससे उसकी शादी हुई है, पति हो या जो भी हो, या पति ही समझ लो, कोई बात नहीं। अगर पति लड़के के रूप में रहे या लड़की के रूप में रहे, है तो वही ना जिससे उसकी शादी हुई है और जिससे वो मोहब्बत करती है। उसके अलावा उसको दुनिया किस नाम से जानती है या किस पर्सन के नाम से जानती है, उससे हमें क्या लेना देना। हमारा पार्टनर, हमारी मोहब्बत, हमारी जान हमारे पास तो है ही, और क्या चाहिए। आकृति मान जाती है, वो ज़्यादा सवाल नहीं करती। वो जानती थी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, हर बड़े खानदान में होती है, कुछ बातें छुपाई जाती हैं, कुछ बताई जाती हैं। आकृति को वहाँ से अनया की मम्मी लेकर जाने वाली होती है कि तभी अनया कहती है, मम्मी 1 मिनट। अनया आकृति का हाथ को पकड़ती है और कहती है, आकृति आई नो ये सब तुम्हारे लिए नया है, मैं समझती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैं खुद पिछले 15-16 सालों से इस चीज़ को मैं छुपाते आ रहा हूँ। हाँ, पुणे में मेरे दोस्त, मेरे कॉलेज, मेरा हर चीज़, सभी लोग मुझे अनयन ठाकुर के नाम से ही जानते हैं। तो आकृति कहती है, कोई बात नहीं, आप अनयन ठाकुर हो या अनया ठाकुर, आप वही शख्स हो जिससे मेरी शादी हुई है और आप ही रहने वाले हो हमारे साथ, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये बोलती है ना, आप अनया की मम्मी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और अनया के चेहरे पर भी। अनया उसके हाथों को ऊपर उठाकर किस कर लेती है और वो भी अपनी मम्मी के सामने। आकृति अपना सर झुका लेती है और अपनी हाथ जो है झटके से पीछे खींच लेती है और वो अपना चेहरा जो है दूसरी तरफ घुमा लेती है। उसको बहुत शर्म आ रही थी। आखिर सास, ससुर, दादी, दादाजी सब लोग मतलब वहीं पे थे यार, थोड़ी सी तो लगेगी। अनया की मम्मी हंसते हुए कहती है, क्या बात है, तुमने अपनी दिल की बात बता दी। अनया कहती है, हाँ मम्मी बता भी दी और जान भी ली। क्या मतलब? मम्मी वो मैं अकेला नहीं हूँ जो मोहब्बत में पड़ा था, वो ये भी है। अच्छा, हाँ चलो अच्छी बात है, खुश रहो तुम दोनों। ये बोलकर मम्मी जो है वहाँ से चली जाती हैं और जाकर अपने सीट पे बैठ जाती हैं। आकृति अनया भी जगह देखकर एक जगह बैठ जाती है। करीबन 10 मिनट बाद अनाउंसमेंट होता है बनारस से पुणे जाने वाली फ़्लाइट के बारे में। सभी उठते हैं, चेकिंग वगैरह होता है, उसके बाद जो है सभी जाकर फ़्लाइट में बैठ जाते हैं।
अनाया और रूही को डर लग रहा था क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे हुए थे। उनके लिए ये नया था सब कुछ। अब थोड़ी सी डर लग रही थी और रूही को थोड़ी सी ऊंचाइयों से डर लगता है, तो वो बहुत घबराई हुई थी। तो अनाया की मम्मी जो है ना उसको अपने पास बुलाती हैं और अपने जगह पर ही बैठाती है, मतलब होता नहीं है 3 सीट वाली थी। तो अनाया की मम्मी जो है विंडो के पास बैठी थी और उनके बीच में रूही, और फिर उसके बाद अनाया के पापा। अनाया की मम्मी उसको अपनी बाहों में भर रखी थी और कहती हैं, बच्चा कुछ नहीं होगा, डरो मत, ठीक है, हम हैं ना। रूही हाँ में सिर हिलाती है। उधर आकृति को अनाया संभाल रही थी, उसको अपनी बाहों में भरे हुए उसका सिर अपने कंधे पर रखते हुए कहती है, तुम बस अपनी आंखें बंद कर लो और उस पल को याद करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा सुकून देता हो, तुम्हें अच्छा लगता हो, तुम्हें कुछ भी फील नहीं होगा। आकृति अनाया की बात मानती है और अपनी आंखें जो है बंद कर लेती है। एक हाथ से अनाया उसको कंधे से पकड़कर अपनी बाहों में भर रखी थी और दूसरे हाथ से उसके हाथों को थाम रखा था। रिया प्रिया एक जगह बैठे हुए थे और जो भी गेस्ट थे वो अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। कुछ ही मिनट बाद फ्लाइट जो है टेक ऑफ करती है। हाँ, टेक ऑफ करते टाइम थोड़ी सी घबराहट तो होती है और लैंडिंग के टाइम पर ये लोग को पुणे जाने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगने वाले थे। हालांकि बनारस से पुणे ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, हाईवे या ट्रेन से जाते तो 20 घंटे से ज़्यादा लग जाते। अब फ्लाइट से जानी है तो 2 से 3 घंटे काफ़ी है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। आगे क्या क्या होगा सब जानेंगे। बहुत कुछ होने वाला है। अब तो असली ड्रामे स्टार्ट होंगे ना। अब लाइफ में थोड़ी बहुत चीज़ें ना हो तो कैसे चलेगी। और रियल लाइफ में भी आप नॉर्मल सी लाइफ जी रहे हो, हमेशा खुशियाँ खुशियाँ ही भरा रहे, तो इंसान उन खुशियों के चक्कर में भी बोर हो जाता है। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, थोड़े से झगड़े होने चाहिए, थोड़ी सी जलन होनी चाहिए, कोई तीसरा पर्सन की एंट्री होनी चाहिए। हाँ, भले ही वो दोस्त के रूप में हो या किसी और रूप में, बस सामने वाले को जलन फील होनी चाहिए, तभी तो रिश्ते में थोड़ी सी तड़का लगेगी। आई नो, अब जिनको समझना होगा वो तो समझ जाएंगे, और जो नहीं समझे वो स्टोरी का इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का आने वाले। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारी स्टोरी संगम दो दिलों की।